अब हम कर्जन के प्रशासनिक सुधारों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था आर्थिक सुधार, उसको आगे पढ़ते हैं। आर्थिक सुधारों में जैसा हमने पहले जिक्र किया कि सन 1900 ईस्वी में कर्जन ने पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा पंजाब के किसानों की भूमि का गैर किसानों में हस्तांतरण होना असंभव हो गया। इसके अलावा 16 जनवरी 1902 को भूमि कर प्रशासन में थोड़ा बदलाव किया गया। अब भूमि कर को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाया गया और फसल खराब होने की स्थिति में भूमि कर में छूट देने या माफ़ करने के प्रावधान भी किए गए। ये 16 जनवरी 1902 को काम किया गया। 1901 में स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। उस सिंचाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आने वाले 20 वर्षों में 4.5 करोड़ रुपए सिंचाई कार्यों पर व्यय करने का सुझाव दिया और कर्जन के ही कार्यकाल में झेलम नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अलावा कुछ नए निर्माण कार्य भी हाथ में लिए गए, जैसे अपर झेलम नहर, अपर चिनाब नहर, लोअर बारी दोआब नहर। इनके निर्माण कार्य भी नए सिरे से हाथ में लिए गए। तो ये उसके सिंचाई संबंधी कार्य थे जो उसके कार्यकाल में हुए। कर्जन के समय 1899 में भीषण अकाल पड़ा था, जिसको विक्रम संवत 1956 का काल कहते हैं। उस अकाल की विभीषिका के बाद सन 1900 ईस्वी में कर्जन ने मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया। उस मैकडोनाल्ड आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी, उसमें अकाल प्रभावित क्षेत्रों में एक अकाल आयुक्त नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। दूसरा सुझाव ये दिया गया कि अकाल की सहायता उन्हीं लोगों को दी जाए जो कार्य करने में अक्षम है। जो लोग कार्य करने में सक्षम है उनसे कार्य करवा कर फिर उनको भुगतान किया जाए, फ्री में भुगतान नहीं हो। कार्य करने में सक्षम लोगों से कार्य करवा कर ही उन्हें भुगतान किया जाए। मैकडोनाल्ड आयोग ने अकाल सहायता और अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता से करने पर जोर दिया गया। तो ये उसके अकाल आयोग जो मैकडोनाल्ड का था उसकी सिफारिशें थी। इसके अलावा कर्जन ने 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित किया, जिसके तहत किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मिलने लगा। कर्जन के द्वारा भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पर रख दिया गया। ये कार्य पहले लॉर्ड लिटन ने करने की सोची थी, लेकिन वो असफल रहा था। कर्जन ने भारत को स्वर्ण प्रमाप पर रख दिया और 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, जिसके तहत ब्रिटिश पाउंड भारत में स्वीकार हो गया और 1 ब्रिटिश पाउंड की विनिमय दर 15 भारतीय रुपये के बराबर रखी गई। बाद में जब गोल्ड स्टैंडर्ड के रखने पर जब कुछ अव्यवस्था हुई तो संशोधित गोल्ड स्टैंडर्ड प्लान बनाया गया। तो ये कार्य भी कर्जन के द्वारा किया गया। तो ये कर्जन के द्वारा किए गए कुछ आर्थिक कार्य थे, जिनको हमने अलग अलग उप टॉपिक्स में बांट के पढ़ा। आर्थिक सुधारों के बाद कर्जन का अगला कार्य आता है शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार में कर्जन जो था उसका ये मानना था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा,
वो देशी भाषाओं में दी जानी चाहिए। और विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बिंदु बनते जा रहे थे, अतः विश्वविद्यालयों पर कठोर सरकारी नियंत्रण को लाना जरूरी माना कर्जन ने, और 1902 में उसने रेले कमीशन नियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालयी शिक्षा के बारे में अपने सुझाव देने थे। रेले कमीशन ने 1904 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इसके तहत अब गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की सीमाएं तय करने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की सीनेट के द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का, अर्थात निषेधाधिकार करने का अधिकार मिल गया। विश्वविद्यालय की जो सीनेट थी उसके सदस्यों की जो मिनिमम संख्या थी वो 50 रखी गई और अधिकतम संख्या 100 रखी गई। ये सारे जो सीनेट के सदस्य होते थे इनको सरकार मनोनीत करती थी। इस रेले कमीशन के अंदर 2 भारतीय व्यक्तियों को भी शामिल किया गया था, जिसमें एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और सर गुरुदास बनर्जी। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध कार्यों के लिए लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1917 में जब बाद में सैडलर कमीशन बैठा तो सैडलर आयोग ने भी ये कहा था कि 1904 के अधिनियम के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सर्वाधिक सरकारी नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय बन गए थे। तो ये उसके शैक्षिक सुधार रहे। उसके बाद में न्यायिक सुधारों की बात करें हम, तो कर्जन ने लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या को बढ़ाया ताकि लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। उसने जजों के वेतन में भी बढ़ोतरी की। कानून की विसंगतियों को समाप्त करने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा उसमें सफल वो नहीं हो सका। न्यायिक सुधारों के बाद उसके कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो उसने पारित किया 1899 में, इसके द्वारा उसने लॉर्ड रिपन के द्वारा आरंभ किए गए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 के तहत कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत के स्थान पर सरकारी सदस्यों का बहुमत कर दिया और इसके लिए बहाना दिया कि भारतीय लोग नगर निगम का शासन ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। और अध्यक्ष जो पहले गैर सरकारी होता था उसके बजाय भी उसने सरकारी अध्यक्ष पद कर दिया। इस कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के विरोध में 28 भारतीय जो उस कलकत्ता नगर निगम के सदस्य थे, पार्षद थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, परंतु कर्जन ने इसकी भी कोई परवाह नहीं की। उल्टा उसका ये कहना था, 1903 में एक भोज के दौरान उसने भाषण दिया कि वो सेवानिवृत्त होने के पश्चात कलकत्ता निगम का महापौर होना अधिक पसंद करेगा। तो इस प्रकार ये कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में उसने पारित किया। उसके बाद उसका अंतिम जो कार्य था प्रशासनिक सुधारों की कड़ी में, वो था प्राचीन भारतीय स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। इसके तहत उसने देशी रियासतों और प्रांतीय सरकारों को ये कहा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जो प्राचीन स्मारक अवस्थित हैं उनके संरक्षण के लिए आप विशेष कार्य करें। और इसके लिए उसने अधिनियम पारित किया 1904 में। ये इतिहास के क्षेत्र में उसकी एक बहुत बड़ी सेवा थी कि नष्ट होती भारतीय धरोहरों को उसने सरकारी अधिनियम का सहारा देकर संरक्षित कर लिया। तो इस प्रकार ये कर्जन के प्रशासनिक सुधारों में ये प्राचीन भारतीय स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ पर अपने कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें आपके एक होमवर्क का क्वेश्चन यही बनता है
कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।